हेलो जैन दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और ये आपका एसएससी जीडी का और जीएस का प्रैक्टिस सेट है, दूसरा हो जाएगा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो सामान्य ज्ञान को हम लोग देखेंगे और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, आप आराम से इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। और आपके कितने सही होते हैं 25 में से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, काउंट करते रहिएगा, ठीक है। और हम लोग बाकी चर्चाएं भी करते रहेंगे। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि जीएस अथाह है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे और कम से कम आँखों की से अगर गुजरा होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लेंगे, जिससे मिल सका नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्या था, किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। यानी इससे एक चीज़ तो क्लियर होता कि आपको पंचवर्षीय योजना सारी की सारी कंप्लीट करनी ही है, ठीक है। एक तरीके से हम कहें तो पंचवर्षीय योजना जो है थोड़ा सा डैमेज हो गया था, है ना। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, और लगभग वही 77-78 के आसपास जो है एक एक साल का उस समय होने लगा था, तो उसके बाद फिर से अनवरत योजना शुरू कर दी गई थी, ठीक ना। वही आपका 78 के बाद 1978 के बाद फिर 6 वर्ष तक ले उसको आगे बढ़ाते हैं सब, तो 6 वर्ष कितना हो जाता है, 6 वही 82-3 में आसपास में, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इसका जो है कुल मिला के आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और अनवरत के बाद फिर वही फिर से छठी क्लियरली शुरू होती है। थोड़ा सा आप लोग जो है इसको, मैं आपका पंचवर्षीय योजना इसमें कंप्लीट करा दूंगा वीडियो, ठीक है। काफ़ी बार देखा जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना से इकोनॉमिक्स क्वेश्चन वहाँ से बन रहा है। कौन सा कर समाज के गरीब के श्रेणी को संविदाओं पर बोझा बनता है। कौन सा ऐसा है जो बोझ बनता है। तो आपके पास ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, अभी आंसर नहीं है, ऑप्शन है। यानी कौन सा ऐसा टैक्स है जो गरीबों के ऊपर ही बोझ पड़ता है। तो प्रत्यक्ष कर कभी नहीं, ऐसा डायरेक्ट कर कभी किसी व्यक्ति पर नहीं पड़ता है, लेकिन बनता कौन है। जैसे वर्तमान में हम कहें तो एक जीएसटी जो है हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अप्रत्यक्ष कर ही क्या होता है, आम जनता पर एक बोझ बनता है, क्योंकि उत्पादक पर डायरेक्ट लगता है, डायरेक्ट टैक्स, है ना। तो ये जो है इस तरीके से आपका दूसरा सही हो जाएगा। आप अपना काउंट भी करते रहेंगे और आपका ये जीएसटी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। 5, 8, 18 ऐसे कर करके, और कई सारे 15-18 में जो है टैक्स लग रहे हैं 5 प्रकार के। तो ये भी याद रखना है फिलहाल। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछ लेता कि कौन से नंबर का कौन सा संशोधन था, कौन सा एक्ट बना। तो 101वां आप याद रखेंगे, अमेंडमेंट आया, फिर वो एक्ट बन गया था संशोधन का नंबर में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं। ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार चर्चा करता रहता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, आर्टिकल 4, 20 क्या है 32, 28 एंड 30। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल सही, आपने सही चुना है। तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा कि ये संविधान का जो है हृदय है, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना। कारण यह है कि इसके तहत जो है ना सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, ठीक। और हम इसे क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, आर्टिकल 4 आमतौर पे ज़्यादा कुछ नहीं है। आर्टिकल 1, 2 और 3 को अगर हम जान लें तो इसी से रिलेट करके हैं। तो पहले में अनुच्छेद पहला हो या भाग पहला हो, है ना, या अनुसूची पहली हो, सब एक ही बात लिखा है अनुच्छेद पहले में कि भारत जो है राज्यों का संघ है, उसका क्षेत्र वगैरह दिखाया जाता है, क्लियर है ना। और दूसरे में क्या है, दूसरे में जो राज्य क्षेत्र हैं वगैरह वगैरह वो। तीसरे में नाम परिवर्तन जो अर्जित किए जाएंगे भविष्य में, ये सब चीज़ें, नए नाम का परिवर्तन, ये सब होता है आर्टिकल 3 में। और जो अनुच्छेद 4 है, इन दोनों को शक्तियाँ प्रदान करता है, समझ रहे ना, इन दोनों को शक्तियाँ प्रदान करता है। अच्छा, आगे बात कर लें, जैसे अनुच्छेद 28, ये क्या है, आप जानते हैं कि भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं। तो 1 से 4 तक तो हम लोग बात कर भी लिए है कम्प्लीटली, है नहीं। और 5 से 12 क्या है, नागरिकता, मानिए भाग 2 में। और
भाग 3 आता है मौलिक अधिकार, जो कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से, है ना। भाग 3 में थोड़ा सा ये इरेज कर दिया जाए। भाग 3 में जो है आपके मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हैं जो 12 से 35 तक है, क्लियर ना। 12 से 35 तक, 36 से 51 तक फिर आपका चौथे भाग में आ जाता है राज्य के नीति निषेध सिद्धांत। फिर चौथा वन आता है जो 51 है, तो उसको छोड़ते हैं फिलहाल हम अनुच्छेद 28 को देख लें। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि जो धार्मिक मामले में, जैसे धार्मिक मामले के हिसाब से शिक्षा में छूट दी जाए, ठीक है। अनुच्छेद 28 ये बोलता है। अनुच्छेद 30 भी कुछ कुछ वही बात बोलता है, लेकिन क्या कि जो अल्पसंख्यक वगैरह लोग हैं ये अपनी, जैसे अपने यहाँ क्रिश्चियन, मुस्लिम, ईसाई, हाँ वो तो ईसाई हो ही गए, बौद्ध, जैनिज़्म और आपके सिख, ये सब जो है अपना स्कूल कॉलेजेस चला सकते हैं, है ना, स्थापित कर सकते हैं। तो शिक्षा संस्थाओं के मामले में अल्पसंख्यकों को छूट दिया गया है आर्टिकल 30 में, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है आर्टिकल में, वैसे तो बहुत सारे हैं, अभी यहाँ पे आर्टिकल ही सारा खत्म होता रहेगा ऐसे में तो, लेकिन फिलहाल इक्का दुक्का मैं बता दूं। आर्टिकल 40 ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्या है आपका पंचायती राज से संबंधित है, अनुच्छेद 40। और सबसे पहले पंचायती राज जो है राजस्थान में स्टार्ट करा गया था, तो ये भी याद रखना है। आर्टिकल 44 क्या हो जाता है, और सिविल वो होता है समान सिविल संहिता, है नहीं, सिर्फ गोवा में है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसे बहुत सारे राष्ट्रपति से रिलेट करके 52, 53, 54, है ना, 352, 56, ऐसा 356 क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और सब पे बात नहीं कर रहा हूँ ना, बात करूँगा तो ज़्यादा टाइम खर्च होगा, तो कम से कम जो ऑप्शन के आसपास हैं उर्द गिर्द बात कर लेना, नहीं तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ने लग जाएंगे, क्या फ़ायदा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। लेकिन हम उम्मीद है कि आपको महत्वपूर्ण आर्टिकल्स याद होंगे, नहीं याद होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कुछ कोशिश करूँगा कुछ लिंक करके आपको याद करा सकूँ, है ना, जो इम्पोर्टेंट आपके आर्टिकल्स होंगे। आर्टिकल्स, अनुसूचियाँ और भाग, भाग पूरे नहीं, कुछ कुछ, है ना। एक आर्टिकल जरूर याद रखें, 368, 368 जरूर याद रखें। ये क्या है, आमतौर पे 20वें भाग में पाया जाता है, और ये क्या है, संविधान संशोधन का अधिकार देता है ना संसद को। तो खूब धुआंधार संविधान संशोधन हो रहे हैं। बाकी धन विधेयक, ऑर्डिनेंस जारी करना, 1, 2, 3, ये सारी चीज़ें आपको फिलहाल आप कमेंट करिएगा, इसको छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। विशेष बहुमत के बगैर वह कौन सा ऐसा काम है जो काम ना हो सके। ऑप्शन देखिए, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन, राज्य में विधान परिषद का उन्मूलन, संसद के नियमों क्रिया। अगर आप पहला ऑप्शन चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। क्यों, क्योंकि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना होना भाई साहब, अभी वो जो क्या था, संपत्ति का अधिकार, है ना, तो उसको निपटाया गया, तो 300A में ले जाके उधर भर के रख दिया गया बोरे में, ठीक है, अनिवार्य अर्जन के रूप में। तो ये याद रखेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ राइट्स जो मिला है वो अनोखा ही है और जनता के लिए है। नए राज्यों का गठन वगैरह तो हम जानते हैं, आर्टिकल 3 में होता है, परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें, तो उससे कोई ज़्यादा वो नहीं है कि विशेष बहुमत हो। लेकिन कुछ लोग यहाँ आने लगे होंगे तो कंफ्यूज कतई ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्या, हाँ बिल्कुल। भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है। वाह, ये क्वेश्चन मानने लायक है भाई, मानने लायक, देखने लायक, सुनने लायक भी है, और आप ध्यान से देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, संस्कृत के सबसे लवणावरी के नाम से किस नदी का नाम रखा गया है, और जो कैसी नमकीन है, नमकीन नदी है। तो भाई चंबल, बनास, माही, लूनी, इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो नमकीन है। लूनी नदी ऐसी नदी है जो आपके वहीं राजस्थान तक जाते जाते राजस्थान के अंदर ही आमतौर पे विलीत हो जाती है लूनी नदी, है ना। एक्चुअली पहले कच्छ के रण के आसपास तक जाती थी गुजरात में, अब नहीं जाती है, ठीक। कच्छ का रण पहले सबसे बड़ा जिला हुआ करता था पूरे भारत का, अब जो है नहीं है, अब है लद्दाख सबसे बड़ा जिला, उसके बाद दूसरे नंबर पे कच्छ का रण है, ठीक। चंबल वगैरह ये तो सब जो है MP से निकलने वाली नदियाँ, तो ये भी निकलती वहीं से, लेकिन क्या है जाके
विलयित हो जाती है, तो ये लवणीकरण यानी कि नमकीन नदी है। तो एक तरीके से लोग कहते हैं कि वो एक्चुअली धीरे धीरे करते 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 कराते पहुंच जाती है आपका कक्ष के रण में। ठीक है, तो आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए पैटर्न को ठीक ठाक बनाया है। युद्ध बता रहा है, युद्ध कब कब किया गया था, कब कब युद्ध हुआ था। तो ये तो आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप अपना ऑप्शन चुन लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो आप अपना ऑप्शन चुन लिए होंगे। देखिए सबसे पहली बात बक्सर की बात कर लें तो बक्सर का ये तो आप जानते हैं 1764 में हुआ था। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ करना नहीं। यहीं से अंग्रेज़ जो है बिल्कुल बक्सर जो बिहार वाला क्षेत्र था, बिल्कुल डंके की चोट पे अब समझ गए कि भैया अब तो अपना कल्याण है। प्लासी का युद्ध 1757 सभी जानते हैं। हल्दी घाटी का 1576, ठीक ना। हल्दी घाटी सबसे पुराना युद्ध है इसमें। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो भी होगा ऑप्शन कौन सा हो सकता है। 1 का बी, 2 का सी है, 3 बी वाला। देखिए हाँ, बी वाला मैच कर रहा है ना। समझ गए, बक्सर युद्ध 64, प्लासी 57, हल्दी घाटी 76। क्लियर। तो ये तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं, आपको आप जानते ही हैं। आगे बढ़े हम लोग। आगे क्या है, थोड़ा सा मैं खुद पढ़ूंगा, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ यानी विस्टर्न और डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये अभी रिसेंटली यूपी यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है रिसेंटली 2021 में। सोचिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, और है कुछ नहीं, बस ध्यान से लेकिन ये पूछा है कि कहाँ होता है, किस जगह पे। यहाँ पे जगह दे रखा, तो पंजाब, केरल, वेस्ट बंगाल, गुजरात, कहाँ पे होता है बारिश, है ना। पश्चिमी विक्षोभ से, तो पश्चिमी विक्षोभ से होता है पंजाब वाले क्षेत्र में, यानी उत्तर भारत वाले क्षेत्र में क्या है, पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक। और पश्चिम क्या है, इसी तरफ से तो पश्चिमी विक्षोभ होता है। समझ पा रहे हैं। जैसे भूमध्य सागर में कोई भी साइक्लोन यानी चक्रवात हुआ, और वो पवनों के साथ साथ भारत में जब जाता है ना, तो एक्चुअली में इसी को एक तरीके से फिर वापस एक तरीके से रिटर्न वाला माहौल होता है। तो इसी अवस्था को, है ना, इसी अवस्था को एक पश्चिमी विक्षोभ का नाम दे दिया जाता है। थोड़ा सा भारत जो इतना बड़ा बना ही नहीं पाऊंगा मैं, यहाँ से जाता है यहाँ तक, तो समझ रहे हैं। तो बस याद रखिए पंजाब वाले क्षेत्र में कुल मिला के गुजरात और देख रहे हैं सब किनारे किनारे के हैं, लेकिन पंजाब होता है, हरियाणा होता है, आपका उत्तर प्रदेश होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है उत्तर भारत वाले क्षेत्र में। ये क्वेश्चन क्या है भाई, पश्चिम तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है। वाह, दो ज्योग्राफी से आ गया। जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों। अच्छा, दक्कन का पठार, अच्छा भारत में पूछ, पहले भाई इसको बात कर लेते हैं, फिर मैं बात करूंगा थोड़ी बहुत। तो क्या हो जाएगा, यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है, यह वायु की दिशा के समांतर स्थित है, यह समुद्र तट से दूर स्थित है, वर्षा वाले बादलों की अनुपस्थिति के कारण। क्या ऐसा कारण है कि दक्कन के पठार पे, दक्कन का पठार आप जानते हैं, जैसे दक्कन वाले क्षेत्र में जो पठार है उस पर बारिश नहीं होती है, क्या कारण है। तो ये जो है ना एक वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, बस इसका यही आंसर हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है आपसे कि सबसे ज़्यादा बारिश भारत में कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा बारिश आमतौर पे कहाँ होती है, क्या नाम था, चेरापूंजी मेघालय वाले क्षेत्र में, है ना। मेघालय का चेरापूंजी या मानसीन राम क्वेश्चन में आ जाएगा तो भी सॉल्व कर लेंगे। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून बन के जब बारिश पहले होती है, कारण ये कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बांस हैं, और हिमालय भी बहुत अच्छे लेवल से वहाँ से मुड़ता हुआ जाता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा बारिश वहीं हो जाती है। और सबसे कम बारिश हमारे यहाँ लद्दाख में होती है, ऊपर जाके लद्दाख में, है ना। लद्दाख में सबसे कम बारिश होती है। अच्छा, यूपी वाले जो भी भाई साहब होंगे वो समझ लीजिए, यूपी में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो गोरखपुर में। और सबसे कम बारिश अपने मथुरा में होती है, यूपी स्पेशल वाले में, अगर आप जानना चाहें तो, ठीक ना। तो अच्छा, भारत पूछ लेता सबसे ज़्यादा मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, तो अपना गुजरात से होते हुए केरल वाले क्षेत्र में पहले आ जाता है, क्योंकि मानसून पश्चिम से ही आता है, ठीक ना। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि पंजाब वाले क्षेत्र में बारिश किससे होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए, एक मिनट थोड़ा सा मैं आपका समय लेना चाहूँगा, अगर आप समझ पाएंगे तो। थोड़ा सा ये है अपना प्यारा सा
गुजरात, है ना। ये थोड़ा बन नहीं पाएगा इतना बेहतर, लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है तो इंडिया ही यार। इस तरीके से माहौल नहीं बन पा रहा ना बनाने का इसका। ठीक है, कुछ ऐसा मान लीजिए मोटा मोटी आपका भारत का मैप है। तो जो हमारा मानसूनी देखिए पाकिस्तान वाला क्षेत्र है इधर से, और ये आपका अरब सागर है। तो जो पश्चिमी विक्षोभ से ही आता है मानसून हमारे पास, पश्चिमी विक्षोभ से ऐसे से ये गुजरात वाले क्षेत्र में, फिर केरल वाले क्षेत्र में पहले बारिश होने लगता है, तो ऐसे आता है। और यही चीज़ है बंगाल की खाड़ी, चूँकि यहाँ से म्यांमार है ना। और इस वाले क्षेत्र से थोड़ा सा इधर साइड में आएंगे तो आपका ये वाला क्षेत्र पूरा पड़ जाता है, और इंडोनेशिया वगैरह, ठीक है। तो ये मानसून यहाँ से, चूँकि हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो भी क्या है, एक हिमालय का ही क्षेत्र है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं वो कौन सा मानसून रोक लेता है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ से ही मानसून आता है यहाँ। एक मिनट, क्या हो रहा भाई, इसको थोड़ा सा सही किया जाए। अरे यार इतना मेहनत किया सब खराब हो गया। तो चलिए सर समझ जाइए कि इस तरीके से आके फिर वहीं बारिश होता है, तो पंजाब या उत्तर भारत वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो वो उसका ये मतलब था। और अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का जो मतलब होगा अब देखते हैं आगे क्या है वो। निम्न में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? ये कौन सी बात हो गई यार, प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा? सीधी सी बात है, आप सभी लोग आंसर कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड, राष्ट्रपति। पूछ लेगा कि किस राज्य में लगाया गया, तो यूपी में लगाया गया है, याद रखेंगे। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि पंजाब में, हालांकि पंजाब में लगा था इंदिरा गांधी के द्वारा, बहुत ज़्यादा लगाया गया था, लेकिन यूपी में सबसे ज़्यादा लगाया गया था 56। और अच्छा 352 जो है भारत में अभी तक 3 बार में लगा है। और पाकिस्तान चाइना के युद्ध में 61, सॉरी क्या नाम था, 62, 65 और आपका 71 के टाइम ड्यूरेशन में 3 बार मात्र लगा है। और फिर आपका जो राष्ट्रपति महोदय हैं 360, इसके तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, जो अभी तक नहीं लगा है एक भी बार। बहुत अच्छी बात है, लग रहा था कोविड में लग जाएगा तो नहीं लगा, बहुत अच्छी बात है ना। तो अब इसमें क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या होता है, तो वो हम लोग छोड़िए, बाद में बात करेंगे, आगे चलते हैं। अच्छा ये जो है कैग, अच्छा कैग जो है, कैग महालेखा परीक्षक जो होता है, ये आमतौर पे आपके आर्टिकल 76 के तहत इनके पद का प्रावधान है, ये भी याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए पादप कोशिका के भित्ति, बायोलॉजी से क्वेश्चन है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? भित्ति मतलब एक तरीके से लेयर कह सकते हैं, जो बाहरी लेयर होता है। तो ये प्लांट्स का जो सेल है उसका लेयर किस का बना होता है? लिपिड का बना होता है, विटामिन का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो किस चीज़ का बना भैया? आई होप आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिपिड का। सेल्यूलोज वगैरह नहीं होगा, प्रोटीन हो ही नहीं सकता, विटामिन कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो आप एलिमिनेशन से आप लिपिड को आंसर कर सकते थे इजिली, है कि नहीं। तो हालांकि इसकी जो जो कोशिका भित्ति का जो मुख्य भाग है ना, ये लिपिड और सेल्यूलोज दोनों से मिलकर बना होता है ना। और उसका जो झिल्ली होती है वो लिपिड से और प्रोटीन से बना होता है। तो भित्ति बोला है इसलिए। आंतरिक भाग सेलुलोज का बना होता है सबसे ज़्यादा, प्रोटीन भी होती है प्लांट्स में, लेकिन जो उसका बाहरी लेयर होता है वो आपका लिपिड का होता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, कुछ लोग सेलुलोज पे जाने लगे होंगे, हालांकि सेलुलोज गलत नहीं होगा, क्योंकि मेजर भाग जो है सेलुलोज का ही बना होता है, तो गड़बड़ नहीं करेंगे। ये कोशिका भित्ति का मुख्यतः भाग ये बोल दिया है, तो बारी बारी के तरीके से हमें बताना होगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मतलब एक तरीके से हम कहें अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड होता है, इंटीग्रेशन जो दिखाए। तो बायल किसका पूछा था? ऊर्जा का। बायल, वाट, पास्कल, न्यूटन, ये सब तो ऐसे भी दिख रहा है कि बेमतलब के हैं। क्या हो जाएगा आंसर? वेरी गुड, आपका वाट करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऊर्जा का मात्रक है ना। तो ये याद रखेंगे, एक तरीके से वाट है ऊर्जा का मापन, और एनर्जी को हम एक तरीके से जूल में भी देखते हैं, ठीक है। न्यूटन पास्कल दाब वगैरह के लिए हैं, पास्कल दाब का, न्यूटन तो ग्रेविटी वगैरह, और बायल भी उससे कोई मतलब नहीं है, तो आपका वाट हो गया एसआई मात्रक। बस ये पूछ लिया जाता है एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कितना होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है कि मैं ही जान पाऊँगा,
वो भी मैं भी बड़ा ध्यान से देखने पर। निम्न में से कौन सा एक कोयले का प्रकार नहीं है? हाँ यही बोल रहा है, कोयले का प्रकार नहीं है। एंथ्रेसाइट नहीं है, लिग्नाइट नहीं है, पीट नहीं है, लोह उल्का नहीं है। उल्का, अच्छा हाँ, उल्का ही लिखा है। कौन सा नहीं है इसमें से? तो थोड़ा सा ये ठीक से दिख नहीं रहा होगा आपको। तो इतना तो जरूर जानते हैं कि एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पीट ये सारे के सारे क्या हैं? बिटुमिनस, ये सब कोयले के ही प्रकार हैं। लेकिन लौह उल्का तो नहीं है भाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो नहीं है। क्लियर? तो लौह उल्का इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत है तो हमें गलत ही चुनना है। तो पारसेक, दूरी, सबसे बड़ी इकाई पारसेक ही होती, दूरी का मात्रक। अरे सॉरी, पहले आपको मौका देना चाहिए था ना मुझे। चलिए ठीक है। बैरल, तरल, प्रकाश वर्ष, समय। तो क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा ऐसा है जो गलत है? ऑप्शन एक वगैरह तीनों से, तीन वाला गलत है, पहला दूसरा गलत है, या पहला तीसरा है और दूसरा गलत है, और लास्ट वाला कह रहा सभी सही है। तो आप किधर जाना चाहेंगे? तो गलत को ही चुनना है हम लोगों को, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारे के सारे। देखिए पारसेक जो है प्रकाश वर्ष से भी लगभग 3 गुना ज़्यादा होता है। यानी एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26, 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है ना। तो लगभग 3 गुना, लगभग क्या आप 3.25 गुना कह सकते हैं इजीली, है ना। 3.25 गुना बड़ा होता है। तो दूरी का सबसे ज़्यादा बड़ा इकाई जो है पारसेक ही है। और बैरल को हम लोग तल से मापते ही हैं, प्रकाश वर्ष को। अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक है। प्रकाश वर्ष से समय नहीं होता है, समय का थोड़ी दूरी का है ये समय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, ये गलत है। ठीक है। तो ये तो ठीक है, मुझे लगा यहाँ भी दूरी लिखा है, नहीं लिखा है। तो करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। जो लोग पहला चुने हैं वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? अनचाहा ईमेल मतलब जो लोग, एक तरीके से पहले देख लीजिए आप कौन सा आंसर हो जाएगा, फिर मैं बताता हूँ। स्पैम, न्यूज़ ग्रुप, बैकबोन, अपडेट्स। तो क्या हो जाता है? सीधी सी बात है, स्पैम करना। स्पैम करने का मतलब क्या होता है? अनचाहे रूप से कोई भी चीज़ जो है, ईमेल या कुछ भी आना, या डेटा को चुराते हैं सब, वो भी एक स्पैम ही होता है, एक तरीके से क्राइम होता है ये। समझ रहे हैं? तो अनचाहे ईमेल से संबंधित है स्पैम। अनचाहे ईमेल आने लगता है या आपका कुछ ना कुछ डेटा चुराया जाने लगता है तो स्पैम किया जाता है। ठीक है। अपडेट्स वगैरह तो आपको कुछ ना कुछ जो है अपडेट्स दिया जाता है कि हाँ कुछ ये चीज़ें हैं, ये अब नया वर्जन है या कुछ भी। चलिए अच्छा, कोहरा, बादल, कुहासा का उदाहरण क्या हो जाएगा? एरोसॉल, ठोस सॉल, झाग, जैल। मतलब कि आप क्वेश्चन का लेवल देख पा रहे हैं, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सारे सारे सिंपल से हैं। तो क्या हो जाएगा भैया इसका करेक्ट आंसर? एरोसॉल। कोहरा, बादल, कुहासा ये सब के सब क्या हैं? एरोसॉल के एग्जाम्पल हैं। एरोसॉल का मतलब हवा में आमतौर पे द्रवित आप कह सकते हैं, वो मिक्स्ड हो तो वो एरोसॉल होता है। समझ रहे ना। झाग वगैरह तो समझ रहे हैं। झाग जो होता है ये द्रव में गैस का जो मिक्सचर होता है वो झाग बनता है। जैली तो जैल जानते ही हैं, द्रव में ठोस का विलय हो जाए। तो देखिए जिस जो मेजर रूप में होता है उसका नाम पहले लिया जाता है, उस समय दूसरा वाला विलयित हो रहा है, इसलिए हम इस तरीके से बता पाते हैं। तो एरोसॉल का मतलब क्या है? हवाओं में एक नमी होती है, कोहरा बादल वगैरह में, तो हम लोग पहले हवा कहते हैं। अच्छा कह रहा है अनबुझा चूना, यानी कि बुझा हुआ चूना तो नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि वह कौन सा है जो बुझा हुआ चूना नहीं है। ऑप्शन क्या है? CA2O, CA2CO3 और CaO2CaO। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा है ऊपर वाला, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, एक तरीके से ठीक से लिखा है। तो फिलहाल इसका ऐसे भी सब गलत सलत दिखा था। तो एक CaO ही जो क्या है आपका अनबुझा चूना है। ठीक है, जो क्रियाशील चूना हो सकता है। वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? सारे के सारे क्वेश्चन अच्छा दे रहा है, मतलब
बिल्कुल प्यारा सा। कौन सा हो जाएगा? संभाजी, बाबा आमेर, सुंदरलाल बहुगुणा, मेथा पाटकर। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है ना। अगर आपने सुंदरलाल बहुगुणा सुना है तो आप करेक्ट सुने हैं। और ये वही 70 के दशक में, तो 1973 के आसपास जो है इन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा काम किया था, है ना। तो जब ये काम किया था तब यूपी था, आज यूके जाना जाता है, उत्तराखंड। तो अब क्वेश्चन अब आएगा तो आप उत्तराखंड ही बताएंगे। और बहुत ज़्यादा इतिहास में पूछ ले, बहुत डीप दे दे, अगर उत्तराखंड वगैरह ना दे तो एक समय था जब सबसे पहले राजस्थान में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। काफ़ी समय पहले की बात है, लगभग इससे 200-400 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, लेकिन ये लेटेस्ट है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जो आपके उत्तराखंड में और चमोली के आसपास क्षेत्रों से शुरू किया था उन्होंने। ठीक ना। चमोली की बात करें तो चमोली क्या है आपका? फूलों की घाटी, फ्लावर ऑफ फ्लावर वैली, फ्लावर ऑफ क्या कहें, वैली ऑफ फ्लावर। वर्ष 1900 यार दोबारा दोबारा वही देख रहे हैं। अच्छा हाँ, ये हो गया 1973 तो दिया ही था वो। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत को समाप्ति मिली है? ओए मुझे लगा आर्टिकल पूछ लिया। आर्टिकल पूछता तो आप क्या बताते? आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में छुआछूत को कह दिया गया भैया ये गलत है। छुआछूत है आर्टिकल 17 है कि आर्टिकल 15 है? छुआछूत तो है 17 ही रहेगा, और 15 भी जो है लिंग जाति के आधार पर जो है वो था 15, आर्टिकल 15। और मूवी देखे होंगे शायद, क्या नाम था, आयुष्मान खुराना का। तो लिंग जाति के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र या अन्य ऐसे स्थानों पर। 17 जो है छुआछूत है। 18 उपाधियों का अंत है। फिलहाल हम लोग अभी बात क्या करने वाले हैं, ऑप्शन कुछ और है। ऑप्शन पढ़ता हूँ फिर आप बताइए आंसर। स्वतंत्रता का अधिकार एक व्यक्तिगत स्वतंत्र क्या है यार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ऑप्शन दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है समानता का अधिकार। चौथा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के ये तो क्या मोटा मोटी पूछ रखा है कि ये दिया जाता है समता का अधिकार या शिक्षा का अधिकार, वो दिया जाता है कि हाँ 14 से 18 तक ये रहा। तो उसके बीच में क्या हो जाएगा? 14 से 18 तक क्या रहा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समता का अधिकार। ठीक है, फिर आता है शिक्षा का अधिकार, धर्म का अधिकार, फिर शिक्षा का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता जो है इसके बाद आता है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं भाई, और क्या क्लियर हो गया तो आगे बढ़िए। एडवर्ड जेनर ने निम्न में से किस बीमारी के लिए टीके की खोज की थी? काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन में देख रहा हूँ पूछा गया था। एडवर्ड जेनर का क्वेश्चन मैं देखा हूँ पिछले सेट में भी था आई थिंक, है ना, लेकिन नहीं इनसे रिलेट करके नहीं था वो। बीसीजी में सी का नाम पूछा था उस समय, फुल फॉर्म। ठीक ना, यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया एडवर्ड जेनर के बारे में। तो प्रतिरक्षा के जनक माने जाते हैं। तो ये क्या ढूंढे थे, किस चीज़ का टीका? तो ऑप्शन है पोलियो, क्षय रोग, चेचक, रेबीज। क्या हो जाएगा आंसर? वेरी गुड। जिसका जो है करेक्ट आंसर अगर चेचक लगा रहे हैं तो उनका सही हो जाएगा। बीसीजी का टीका या चेचक का टीका आमतौर पे एडवर्ड जेनर ने खोजा था, और यही प्रतिरक्षा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेबीज वगैरह क्या होता है? कुत्ते के काटने से हो जाता है। टीबी या क्षय रोग ऊपर वाला था ये। पोलियो तो जानते ही हैं, पैरालिसिस आमतौर पे एक तरीके से हो जाता है, माहौल कुछ ऐसा होता है, कोई ऑर्गन जो है निष्क्रिय हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट। डैश 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 ने जब 1494 में फरखाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। तो यार ये कौन सा था जो फरखाना का राज्य स्वीकार किया और उम्र 12 वर्ष की थी? तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर। कौन हो जाएगा? ये तो ऐसे ही बता पाएंगे आप। अरे यार ये बाबू साहब, बाबर भारत में खुद 1526 में आया। तो इसका मतलब क्या है यार, उसके उसके लड़के पोते ये कैसे हो जाएंगे 1494 में? सीधी सी बात है, बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरखाना का ये पहला राजा बना, और चूंकि ये काम्बो टाइप का था, है ना, फारसी और तुर्की शायद मम्मी पापा इसके थे अलग अलग, समझ रहे ना। तो 12 साल का ही उसमें राजा बनाया गया था। बाद में भारत आता है 1526 से
इसकी कहानी शुरू होती है ना, पानीपत का युद्ध, फिर 27 में खानवा, 28 में चंदेरी, है नी। तो ये सबको पता होगी कहानियाँ, है ना, पानी पिया खाना खाया रो दिया सो दिया जो भी है, ठीक है। 26, 27, 28, 29, 30, 30 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, ये 30 में मरता है तो इसका लड़का शुरू हो जाता है 1530 से 40 तक वो रहा, बीच में फिर शेरशाह सूरी आ जाता है ना। तो हुमायूं था, हुमायूं को बुरी तरीके से बीच में हराता है, 40 तक रहा, उसके बाद फिर वो आता है, फिर बीच में 56-59 के आसपास से शुरू होता है उसके लड़के का अकबर, फिर जहांगीर, ये सब चलता रहता है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं बात करने वाले हैं हम लोग, थोड़ा सा जल्दी ख़त्म कर लें, आधे घंटे का हो भी गया है वीडियो। हाँ, भारत के निम्न में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? तो ये तो सभी जानते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, भावनगर से दांडी, जूनागढ़ से दांडी, राजकोट से दांडी, अहमदाबाद से दांडी। इतना भी नहीं है कि सब लोग जानते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे तभी जान पाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ये शुरू किया गया था अहमदाबाद से दांडी गए थे, तो इसी में हम दांडी मार्च कहते हैं ना। 1930 में, 1930 में दांडी मार्च किया गया था, एक तरीके से अंग्रेज़ों का शांतिपूर्वक उल्लंघन करना, यानी कि कानून तोड़ना, तो नमक तोड़ो कानून या दांडी मार्च वगैरह भी कहा गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें थी, इसे हम सविनय अवज्ञा भी कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी, 87 लोगों के साथ गांधी जी निकल पड़े पदयात्रा, है ना। तो कहाँ से चले थे? अहमदाबाद से दांडी, ठीक है, दोनों गुजरात में है, जाके नमक बनाए थे जाके मुट्ठी भर। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था? तो ये तो सभी जानते हैं, ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं, आंसर हो गया होगा। क्या नाम था? जनरल डायर। आपका आंसर सही है। वारन हेस्टिंग तो सभी जानते हैं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, आमतौर पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इनको बनाया गया बाबू साहब को, है ना। और फिर आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर बात कर लें तो इससे इससे जो है काफ़ी, ये बहुत ही बेहतरीन काम किया भारत में, पुलिस सेवा, सिविल सेवा का शुरुआत। तो सिविल सेवा का शुरुआत करता है तो ये पूछ लेगा भारत में सबसे पहले सिविल सेवक कौन थे, है ना। तो सत्येंद्रनाथ जो है टैगोर उस समय जो है सबसे पहले, और आपके क्या नाम था, रविन्द्रनाथ टैगोर जो के चाचा जी थे, सबसे पहले सिविल सेवक थे। बहुत कम उम्र हुआ करती थी उस समय, इस क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो काफ़ी कुछ काम किया था, है ना। और ये 1886 से 93 तक रहा। तो आपका 1891 में पुलिस सेवा और बाकी जैसे स्थायी बंदोबस्त के लिए, सबसे ज़्यादा कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो राजस्व सुधार, पुलिस सुधार, ये सब चीज़ें स्टार्ट की थी ये, ठीक ना। लॉर्ड डलहौजी को तो दुनिया जानती है नहीं, तो हम लोग भी जानेंगे भाई, मजबूरी है, जानना ही पड़ेगा। तो ये है, ये कौन सी नीति लाया था? तो हड़प नीति यही लाया था, है ना। सबसे पहले सतारा को निपटा लिया था, महाराष्ट्र में जो एक जगह है, हड़प नीति, फिर अवध वगैरह सब, झांसी वासी को सबको, यानी कि हम कहें तो 1857 की जो क्रांति हुई, इसके मेन मुखिया यही बाबू साहब थे। क्यों? क्योंकि 1848 से 56 तक तो ये रहे, यानी कि वायसराय गवर्नर जो भी आप कह लें। और इस समय इतना ज़्यादा इसका क्या है, ये साम्राज्यवादी नीति लेके आया था, इसको जो है बस ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर करनी थी। तो चाहे जैसे भी करके, है ना, कुशासन का लगा देगा, कहेगा अवध के नवाब को कि रहने दो भैया, तुम नहीं कर पा रहे हो राज्य, तो दे दो अपना राज्य, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थी, और सिविल सेवा के सुधार में भी इसका रोल रहा है, यानी भारत में फिर स्टार्ट करा गया था। और बाकी ट्रेन चलाने का काम, डाक तार का काम, यही किया था। 1853 में सबसे पहले ट्रेन चली थी, है ना। 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर, जानते होंगे। ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, ये भी याद रखिए, सुंदर काली सुंदरी, जो भी आप कह पाएँ इसको हिंदी में मत कहिएगा, अंग्रेजी में ही कहिएगा, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी बहुत कुछ किया, लेकिन आमतौर पे अपने लिए ही हम कह सकते हैं। तो अंग्रेज़ों के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी बहुत बेहतरीन ये था, लेकिन हम लोग के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही, एक इसी के कारण से जो 57 की क्रांति होती है,
मेन बात यही है। फिर 58 में कैनिंग बाबू साहब आते हैं तो वायसराय बनते हैं पहले, ठीक। क्योंकि अब जो है सारी की सारी कंपनी का दारोमदारी आम कहें तो अब क्राउन के हाथों में चला गया था 1858 के अधिनियम जब आया था तो भारत शासन अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। द विंडफॉल के लेखक या लेखिका कौन है? ये देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, द विंडफॉल। अब ऐसे क्वेश्चन एक करंट अफेयर आप कह सकते हैं और कह सकते हैं, क्या कहेंगे ही, या स्टैटिक जीके भी आप कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आप याद रखेंगे दीक्षा बसु का है भैया, करेक्ट आंसर याद रखिए दीक्षा बसु। बाकी अरुंधति राय, अमिताभ घोष, इन सब का काफ़ी पुस्तकें हैं, लेकिन दीक्षा बसु का ज़्यादा मतलब यहाँ पे द विंडफॉल की लेखिका हैं, ठीक ना। और बाकी मनमोहन सिंह के बारे में तो जानते ही हैं, काफ़ी 10 साल तो ये पीएम रहे, पूर्व प्रधानमंत्री और सबसे अच्छे वित्त मंत्री हैं, ठीक है, मतलब रहे थे। मृदा निर्माण में और डैश अपक्षय और ह्यूमस निर्माण के दर को प्रभावित करता है। तो कौन ऐसा दर है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करता है? तो वनस्पति और प्राणी जात, समय, जनक चट्टान, जलवायु। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सोचेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु। तो मृदा निर्माण में जलवायु, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। वहाँ की कैसी जलवायु है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये देखिए हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चंस पे। क्या क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को आमतौर पे हम क्या कहते हैं? तो सेरिकल्चर, एविकल्चर, मोरिकल्चर, विटीकल्चर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये सेरिकल्चर तो सभी लोग जानते हैं, मेरी क्या होता है, रेशम उत्पादन से संबंधित होता है। एविकल्चर, मोरिकल्चर तो मैं भी नहीं जानता हूँ, पता नहीं क्या हो, कुछ है ही नहीं तो पता क्या रहेगा। उसके बाद जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, विटीकल्चर। ये मतलब सेरिकल्चर मत लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर, अंगूर की खेती के लिए, ठीक है ना। तो बाकी कल्चर से, ऐसे खेती से, पुष्प वगैरह से, हार्टिकल्चर वगैरह झाड़ियों का अध्ययन से भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। फ्लोरिकल्चर तो आप खुद ही जाने, फ्लावर नाम है तो याद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को भी याद करते रहें, जैसा भी आपको मॉक टेस्ट में मिल रहा है तो उससे संबंधित चीज़ों को आप देखते रहें। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चंस देख लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। और ये मान के चलिए ये आखिरी मौका है आपको, दोबारा एसएससी जीडी मिलने वाली नहीं है। तो जो भी है, जितना भी समय है सब खपा दीजिए, लगा दीजिए इसी में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेट में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।